अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन इसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है? या फिर गाड़ी में लगे एयर बैग जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं? और सबसे बढ़कर ये कि इतिहास का सबसे पहला एयर बैग कब, कहां और क्यों बनाया गया था? नाजरीन, रोजाना हम बहुत सी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका फायदा तो हमें मालूम होता है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से तैयार किया जाता है ये हम में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। तो आइए देखते हैं हम कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम तकरीबन रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं। एयर बैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ड्राइविंग कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन उस वाक़े ने उस इंजीनियर को एयर बैग बनाने का आइडिया दिया। हादसे के ठीक 2 साल के बाद उसने एक ऐसा एयर बैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। लेकिन मसला ये था कि उस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था और हादसे के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई खास हल ना निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयर बैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयर बैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगाकर क्रैश साइलेंसर के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, जिससे उसकी शक्ल में एक धमाका होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयर बैग को फौरन फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयर बैग का फूलने तक हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 20 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। यानी जितना वक्त पलक झपकने में लगता है, इतने वक्त में एयर बैग 5 मरतबा फूल सकता है। एयर बैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में ये मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक वक्त में 1000 धागों की मदद से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इसमें एक भी धागा टूट गया तो साइलेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड से जॉइन भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, लिहाजा उसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजार कर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है, क्योंकि एयर बैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है। इस वजह से उसे एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। क्योंकि एयर बैग के अंदर गैस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज रोलर फैब्रिक पर अच्छी तरह सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में से गुजारा जाता है और अब बारी आती है मुख्तलिफ साइज और शक्ल के सिलिकॉन की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एक को एक ही साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयर बैग की सिलाई भी की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। अब बात करते हैं एल्युमिनियम फॉइल की। एल्युमिनियम फॉइल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर इसको फाड़ सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्युमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे बदला जाता है? सबसे पहले खालिस एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको इंगट्स भी कहा जाता है, इनको मेल्ट किया जाता है। 27,000 किलोग्राम एल्युमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। इसके बाद लिक्विड एल्युमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्युमिनियम को ढाई में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह शक्ल दी जाती है। एल्युमिनियम का एक एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मशीन पर रखा जाता है। उस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस एल्युमिनियम ब्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम ब्लॉक को हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 15 बार मशीन से गुजारने के बाद उसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। अब इस शीट को एल्युमिनियम फॉइल जितना पतला करने के लिए अलग मशीन से गुजारा जाता है। अब ये इतना पतला हो जाता है कि उसकी साइड डैमेज हो जाती है और एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइज
साइड्स में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई साइड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड से फिनिश प्रोडक्ट यानी एल्युमिनियम फॉयल के रोल बाइंड होते जाते हैं जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट के आर पार सुराख कर देती है। तो आखिर वो बुलेट प्रूफ ग्लास में सुराख क्यों नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है कि बुलेट उसको क्रॉस नहीं कर सकती? सबसे पहले उस ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि बेंड ग्लास सीधे ग्लास के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में TVB की एक शीट डाली जाती है। ये खास शीट न सिर्फ उन ग्लासेस को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि ये उन ग्लासेस को ठोस भी बना देती है। 4 बेंड ग्लास और 3 TVB शीट्स के इस सैंडविच की साइडों को टेप करके उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है उसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रेत के अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री रखा जाता है। ये गर्माइश और प्रेशर TVB और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है। जो पहले 4 ग्लास 3 TVB शीट्स थी, वो सब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे भी बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। उसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और उसमें से जूस निकाला जाता है। उस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसा कि मिट्टी, पत्थर या रेत के जर्रात। अब बारी होती है उसको फिल्टर करने की। उसके लिए जूस को बॉयल किया जाता है और उसको लाइम के सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का रंग ब्राउन से येलो हो जाता है और उस दौरान उसका pH लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब उस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां उसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज, रेत, मिट्टी या पत्थर के जर्रे जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम पर जमा हो जाते हैं। इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बचे जाने वाले कचरा कोई कचरा नहीं, बल्कि ये खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर में चला जाता है, जहां उसको इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी एवेपोरेट हो जाता है और पीछे इस किस्म की थिक पेस्ट बच जाती है। इसी पेस्ट को अगर जमा किया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के व्हाइट क्रिस्टल निकालने के लिए इसमें सक्रोज का एक सोल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन में डालने के बाद ये शुगर क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाता है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। उम्मीद है MKTV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।